नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा और शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर में बना रहे ताकि आप लोग 71वीं बीपीएससी में सेलेक्ट होकर के अधिकारी के रूप में बिहार की सेवा कर पाए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर बीपीएससी से संबंधित मेंस से संबंधित बेसिकली हम लोग करंट अफेयर्स के विभिन्न टॉपिक्स को लेकर के आए हैं और ये जो टॉपिक्स होंगे आपके न केवल जीएस पेपर 1 के करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा पॉलिटी से भी संबंधित यहाँ पे सेशन लेकर के आने वाला हूँ, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका ज्योग्राफी से संबंधित हो या फिर हमारा अन्य अगर हम लोग साइंस एंड टेक को देखें तो वहां से भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट में या किस प्रकार से हम लोग को आंसर लिखना है उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रयास से करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को पूर्व की तरह यहाँ पर पसंद आने वाले होंगे। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के विषय में हम लोग बात करेंगे। एक छिपा हुआ टॉपिक है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह भारत के सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही साथ समझने का प्रयास करना होगा हमें कि उस क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति हैं बेसिकली सोमपेन जनजाति और निकोबारी जनजाति, उनके अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ हमें उस क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखते हुए इस विकास परियोजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो सरकार ने अगर हम लोग देखें, अगर मैप को हम लोग देखें, अगर हम लोग ध्यान पूर्वक अगर मैप को हम लोग देखें एक बार देखते हैं तो हम लोग बराबर देख रहे हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये ध्यान रखिएगा, ये मलक्का स्टेट के सीधा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बराबर हिंद महासागर में जो चीनी नौसेना के जासूसी विमान है वो लगातार भारत की जासूसी करने के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह या फिर अन्य बंदरगाहों के माध्यम से ये भारत की रेकी करते रहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि हाल ही में चाइना के 2022-23 में लगातार चीन के जो जासूसी विमान थे, पोत थे, वो लगातार श्रीलंका के बंदरगाहों पर आ रहे थे और वहां से न केवल इसरो बल्कि डीआरडीओ का जो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है उड़ीसा के तट पर विलर द्वीप पर, वहां भी ये जासूसी करने का प्रयास कर रहा था। तो इन सामरिक चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने यहाँ पर एक नई विकास परियोजना बनाई है। इसी परियोजना को लेकर के हम लोग आज का ये सेशन कवर करने वाले हैं। मैं हूं राहुल, जीएस पेपर फर्स्ट से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित के प्रश्न हो सकता है या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी ये प्रश्न जाकर के जीएस पेपर 2 में जुड़ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, सबसे पहले हम लोग ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो ग्रेट निकोबार द्वीप की जब हम लोग बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिणी द्वीप समूह होने के साथ साथ यह मलक्का स्टेट के मुहाने पे, ठीक मलक्का स्टेट के मुहाने पर ये स्थित है। अब इसकी अवस्थिति इसे सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बना देती है। कारण क्या है कि जो हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है यही मलक्का स्टेट करता है और वैश्विक व्यापार के अंतरराष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट को यदि हम लोग ट्रैक करते हैं समुद्र के माध्यम से तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह जो स्टेट है अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 2021 में केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार विकास परियोजना की शुरुआत की थी और इसके लिए 72,000 करोड़ रुपए का इस पे लागत आने की संभावना जताई गई थी। सरकार का कहना था कि यह जो परियोजना है न केवल रणनीतिक दृष्टिकोण से अपितु आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। इसे कार्यान्वयन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम एक संस्था बनाई गई है जो इस परियोजना का विकास करेगी। महत्व की बात करेंगे तो बार बार मैं कह चुका हूं कि चीनी नौसेना का हिंद महासागर में लगातार विस्तार देखा जा रहा है तो उसे काउंटर करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इससे सामरिक लाभ भारत को मिलने जा रहा है, साथ ही साथ सुरक्षा एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट रूट पर यह विकास परियोजना
भारत सरकार बना रही है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में पर्यटन आदि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना भारत सरकार के द्वारा जताई जा रही है। प्रमुख चुनौतियों की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि यह पारिस्थितिकीय और सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक काफी चुनौती और जोखिमपूर्ण काम है। पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभाव इसका हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह जो परियोजना होने वाली है, ग्रेट निकोबार विकास परियोजना, ध्यान रखिएगा, द्वीप विकास परियोजना, यह इसका कुल जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग आपका 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैली होगी। और ध्यान रखिएगा कि मलक्का स्टेट के ठीक नजदीक होने के कारण इसका रणनीतिक लाभ भारत सरकार उठाना चाहती है। अब सबसे पहले हम निकोबार द्वीप समूह के भूगोल को देखने का प्रयास करेंगे और कुछ टर्म्स को यहाँ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 910 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो लगभग 3,500 मिलीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि घने वर्षा वन, मैंग्रोव वन और पांडन वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, पांडन एक वनस्पति है जो कि विषवतीय इलाके में उगती है और उसी वनस्पति के नाम से उस वन को पांडन वन की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ निवास करने वाले प्रमुख जीव जंतुओं में विशाल चमड़े का कछुआ, जिसे हम लोग लेदर बैक टार्टल कहते हैं, लेदर बैक टार्टल यहाँ पे पाए जाते हैं। उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है इस परियोजना के एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त निकोबार मेगापॉड है, ग्रेट निकोबार क्रेक है, हमारा निकोबार केकड़ा खाने वाला मकाक बंदर हो गया और निकोबार ट्री शुरू हो गया। ये सब प्रजातियां जो हैं इस विकास परियोजना से प्रभावित हो सकती है। पर्यावरण प्रभाव पड़ने वाला है। सामाजिक हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। एक आपका गैलेथिया की खाड़ी, पहला हो गया हमारा गैलेथिया की एक खाड़ी। आप लोग मैप को तो देख पा रहे होंगे, जी हाँ बिल्कुल। चलिए, गैलेथिया की खाड़ी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा गैलेथिया की खाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो पर्यावरण साइट से यह यूनेस्को का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त एक ध्यान रखिएगा कैंपबेल वे, कैंपबेल की खाड़ी, ये दोनों टर्म आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी के प्रश्न भी या प्रीलिम्स एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, गैलेथिया की खाड़ी कहाँ है, कैंपबेल की खाड़ी कहाँ है। तो मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी आप लोगों का ज्योग्राफी भी यहाँ पर ठीक होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर प्रमुख घटकों की बात करें कि ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के प्रमुख घटक क्या क्या है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ 2 नए ग्रीनफील्ड शहर बसाए जाएंगे। तटीय जन तीव्र परिवहन प्रणाली का यहाँ पर विकास किया जाएगा ताकि परिवहन क्षेत्र में यहाँ पर एक क्रांति लाई जा सके। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा ताकि व्यापार को पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और एक नया चीज इसमें ऐड किया गया है ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना में कि यहाँ पर एक जहाज तोड़ने वाला यार्ड भी बनाया जाएगा, जिससे कि जो जहाज तोड़ने का कार्य होगा इसी जगह पर किया जा सकेगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखाई दी जा रही हैं कि ये विकास परियोजना से ये चीजें हो सकती है, अच्छी चीजें। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका महत्व और लाभ किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भू रणनीतिक या सामरिक दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मलक्का जलडमरू मध्य के काफी निकट है, इसलिए चीनी विस्तार को हिंद महासागर क्षेत्र में रोकने का काम करेगी। साथ ही साथ भारत को न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपितु हिंद और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ करके एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का यह परियोजना का उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या है कि भारत का क्षेत्रीय समुद्री अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा कि भारत न केवल हिंद महासागर की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, व्यापारिक शक्ति के रूप में, अपितु जो हमारा प्रशांत महासागर है वहां भी एक क्षेत्रीय व्यापारिक शक्ति के रूप में भारत का विस्तार हो जाएगा। सुरक्षा की बात करेंगे तो चीनी नौसैनिक का विस्तार हम लोग हिंद महासागर में रोक सकते हैं, जिसके कारण अगर हम लोग देखें यहाँ ग्रेट निकोबार पर तो हम लोग अपने जासूसी तंत्र की स्थापना करके
चीनी नौसेना के आवागमन को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और हम लोग ये जान सकते हैं कि चीन हमारे विरुद्ध क्या क्या नापाक हरकतें कर रहा है। तो सुरक्षा और निगरानी क्षमता यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई देती है इस परियोजना के माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक सैन्य अड्डा भी बनाया जाएगा, जिसमें एक हवाई अड्डा होगा, एक जेटी होगी, निगरानी केंद्र बनाया जाएगा। इससे लेकर के सैन्य संरचना का उन्नयन यहाँ पर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। ये नया हब होगा भारत में, जो कि व्यापार और निवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और विश्व की विभिन्न विमानन कंपनियां जो कि ट्रांसशिपमेंट सेगमेंट में कार्य करती हैं, वो भारत में आकर के इस परियोजना में आकर के अपना निवेश करेंगी, व्यापार को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे भारत को लाभ होगा। रोजगार की बात करेंगे तो जब इतना कुछ चीज हो रहा है, ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है, एक नया सिटी बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हमारा तटीय परिवहन संरचना जो है वो विकसित हो रही है, जहाज तोड़ने वाला यार्ड बनेगा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पर्यटन का जब बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा तो क्रूज टर्मिनल और हवाई कनेक्टिविटी जब यहाँ पर बन जाएगी तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन का भी विकास होगा। साथ ही साथ सामाजिक लाभ की बात करेंगे तो यह क्षेत्र जो आज तक स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सेवाएं आदि से वंचित है, वह इस सेवाओं से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सेवाएं हैं, उससे जो हमारे सोमपेन और निकोबारी जनजाति हैं वो भी इससे जुड़ते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखें डिजिटल सेवाओं में तो टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जो है इस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो जाएगी, जो कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार की एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है। अब प्रमुख चुनौतियां, सबसे बड़ा चीज है कि महत्व और लाभ तो इतना ज्यादा हम लोग देख लिए, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं या जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम लोग देखें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार के प्रभाव यहाँ के लोगों के ऊपर में पड़ेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर इस विकास परियोजना को धरातल पर उतारा जाता है तो यहाँ निवास करने वाली जो पर्यावरण या पारिस्थितिकी विशेषताएं हैं, मूल रूप से अगर देखें जैव विविधताएं हैं यहाँ पे, तो उन्हें उस जैव विविधता को यहाँ पर खतरा उत्पन्न होगा। और पर्यावरण विश्लेषकों का मानना है कि इस परियोजना में लगभग 10 लाख पेड़ कटने के अनुमान लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त न केवल पेड़ अपितु जो हमारा प्रवाल भित्ति है, जो प्रवाल भित्ति है, साथ ही साथ जो हमारा निकोबार मेगापॉड है, पक्षी है, लेदर बैक टार्टल्स है, इन लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यह यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा या वह तबाह हो सकता है। सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे तो मूल जनजातियों के जो अधिकार हैं, जैसे यहाँ पर निवास करने वाले सोमपेन और निकोबारी जनजाति जो है, उनके अधिकार यहाँ पर प्रभावित होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, आपका एक वन अधिकार अधिनियम है 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006 है, उसमें उसकी जो मूल भावना है उसका उल्लंघन करती हुई यह परियोजना दिखाई देती है। इसमें अगर हम लोग देखें तो सोमपेन आदि जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका संरक्षण, उनका विनियमन किस प्रकार से होगा, इसके लिए यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी आई थी। उसके बाद यह देखा गया कि यह जो क्षेत्र है भूकंप के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील है और सुनामी आने के उपरांत यह जो क्षेत्र था वह 15 फीट नीचे धंस गया था। यह ध्यान रखेगा। और हम लोग ज्योग्राफी में बराबर पढ़ते भी हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट पर हमारा इंदिरा पॉइंट, वह अब तबाह हो चुका है 2004 की सुनामी आने के बाद। तो वह जो स्थल था वह 15 फीट जमीन में नीचे धंस गया, वहां पे अब समुद्र विद्यमान है, ये ध्यान रखिएगा। तो यह भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र है। और यहाँ पर ध्यान रखना है
कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार की विकास परियोजना बनाई जाती है तो भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार से बचाव किया जाएगा, वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त परामर्श का अभाव है, चाहे आपका जनजातीय परिषद हो या एनजीटी की रिपोर्ट हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो टर्म है, एक जनजातीय परिषद, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कैंपबेल पंचायत, यहां पर एक है कैंपबेल पंचायत, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैंपबेल पंचायत से पर्याप्त परामर्श किए बगैर इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही साथ एनजीटी की जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि यह जो परियोजना है या जो विकास परियोजना है यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित है, इसमें किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आ सकता है। लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो पर्यावरणविदों का कहना है कि एनजीटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसको जो है आप सार्वजनिक कीजिए। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी यहाँ पर हो जाता है भारत का, क्योंकि जो हमारा गैलेथिया बे है वो यूनेस्को की साइट है, तो वहां पे पर्यावरण संरक्षण के भी कार्य किए जाने चाहिए, जो कि हमारा ग्रेट निकोबार विकास परियोजना के तहत आ गया है। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक प्रभाव आकलन की कमी है, जैसे हमारा बीमारी और विस्थापन का खतरा, इससे भी वहां के जनजाति जो है, जनजाति जो कि आपका सोमपेन और निकोबारी जनजाति है, वो प्रभावित हो सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि सोमपेन जनजाति जो है वो काफी समय से अकेले में रहती है, और जो वर्तमान बीमारियां हैं उनसे वो लड़ने में सक्षम नहीं है। तो हमारे वहां पर जाने से हो सकता है कि उनको यदि नवीन बीमारियों से पाला पड़ता है तो उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से उनका शरीर रिस्पॉन्ड करेगा, इसके विषय में हम लोग को जानकारी नहीं है, सरकार को जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार की जो रिपोर्टें हैं कि यदि किसी नई प्रकार की बीमारी से उस जनजाति के आबादी पर खतरा हो तो सबसे पहले हमें उनको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात ही इस प्रकार की जो हमारा विकास परियोजना है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनके विस्थापन के खतरे पर भी समान ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इस परियोजना की आर्थिक अव्यवहार्यता यानी फिजिबिलिटी इसकी बहुत कम है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स जो हैं वहां पर दो हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग वहां पर देखें तो मलक्का स्टेट पे एक है सिंगापुर और एक है हांगकांग। ये ध्यान रखिएगा, सिंगापुर मलक्का स्टेट पे, और ऊपर हम लोग जाते हैं चीन के पास में, तो हांगकांग जो है ट्रांसशिपमेंट हब है, जो कि मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, और भारत को इन दोनों से मुकाबला करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये शुल्क मुक्त भी है और मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है। तो भारत का जो यह नया ट्रांसशिपमेंट हब होगा उसे हम लोगों को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना होगा, साथ ही साथ उसे शुल्क मुक्त भी करना होगा। तो ये सब प्रमुख चुनौतियां हैं इस विकास परियोजना की। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को विकास भी करना है, पर्यावरण संरक्षण भी करना है, स्थानीय समुदायों का संरक्षण भी करना है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल हब से भी मुकाबला करना है और भारत को विकसित करना भी है। साथ ही साथ जो हमारा सामरिक और सुरक्षा चिंताएं हैं उसे भी दूर करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आखिर अब हम लोग किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, आगे का हमारा रास्ता क्या होगा, तो सबसे पहले जनजातीय अधिकारों का सम्मान करना होगा। और सोमपेन नीति 2015 में आई थी भारत सरकार के द्वारा, उसे लागू करने का प्रयास करना होगा, और उसके माध्यम से ही हम लोग इस विकास परियोजना को आगे बढ़ा सकते हैं। सुरक्षा और विकास को अलग अलग हमें देखना होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने इस परियोजना में दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिया है, न केवल सुरक्षा को, अपितु हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा विकास परियोजना है उसे भी एक साथ ऐड कर दिया, बल्कि हमें इसे अलग अलग देख करके ले करके चलने की आवश्यकता होगी। इस परियोजना का फिर से हमें आर्थिक पुनर्मूल्यांकन करना होगा। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र और शुल्क फ्री वाले टर्मिनल हब जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उससे इस टर्मिनल हब को मुकाबला करना होगा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो मलेशिया का पोर्ट क्लैंग और श्रीलंका का हम्बन टोटा यहाँ पर स्थापित ट्रांसशिपमेंट वैश्विक हब के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां पर शिप्स जो हैं वो रुकते हैं।
और बंकरिंग बंदरगाहों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो केरल के बिजिंगम में हाल ही में भारत सरकार ने एक नया ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनाया है। तो अब 1300 किलोमीटर के रेडियस की बात करेंगे तो 1300 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर एक नया अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब बनाना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है इस परियोजना के ऊपर में। तो हमें इसका भी फिर से पुनर्मूल्यांकन करना होगा। समग्र जो हमारा इन्वायरमेंट पर्यावरण आकलन है और सामाजिक उत्तरदायित्व आकलन है, दोनों पर हमें फिर से पुनर्मूल्यांकन या उसका फिर से आकलन करने की आवश्यकता होगी ताकि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। पर्यावरण अनुकूल हमें निर्माण करना होगा। अब वहां पर क्या है कि पर्यावरण संरक्षण करना है, साथ ही साथ हम लोग देख चुके हैं कि यह जो क्षेत्र है यह भूकंप संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यहाँ पर सुनामी आ चुकी है और आने वाले समय में फिर से सुनामी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि दोबारा सुनामी नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम लोग अगर देखें तो पर्यावरण अनुकूल निर्माण की यहाँ पे आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें गृह नॉर्म्स का पालन करना होगा, जो कि शहरी आवास मंत्रालय का एक नॉर्म्स है गृह या आवास के निर्माण के लिए कि किस प्रकार के आवास का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो एनजीटी की रिपोर्ट थी उच्च अधिकार प्राप्त समिति की, वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। तो इस प्रकार की जो रिपोर्टें हैं उसे सार्वजनिक की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। साथ ही साथ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी प्रदर्शित किए जाने चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि आखिर इसके नकारात्मक पहलू क्या क्या है या सकारात्मक पहलू क्या क्या है। तीसरा है, इसके अतिरिक्त हमारा हम लोग अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी ले सकते हैं या वहां से सीख भी सकते हैं। जैसे हम लोग जापान और दक्षिण कोरिया का उदाहरण ले सकते हैं। ये दोनों देश को अगर हम लोग देखें तो दोनों देश द्वीपों के ऊपर ही बसे हैं और लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए ये लगातार विकास के पथ पर प्रगति कर रहे हैं। यहाँ पर सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, हर एक चीज से ये लोग प्रभावित हैं, परंतु वो लगातार विकास कर रहे हैं। क्या मॉडल अपनाया है इनसे निपटने के लिए, इन आपदाओं से निपटने के लिए, वहां से हमें सीखने की आवश्यकता होगी और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेट निकोबार पर ही कुछ अन्य द्वीप हैं जहां पर कि हमारे पास में सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव कम पड़ने की संभावना है, तो उन क्षेत्रों में भी हम विकल्पों को तलाश सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो लिटिल निकोबार, ननकारी, कमोर्टा और कच्छल आदि द्वीपों पर हम लोग नए सिरे से विकास परियोजनाओं को बना सकते हैं जहां पर जो प्रभाव है वो लगभग कम पड़ेंगे। अब निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो यहां ध्यान रखिएगा कि भारत को पारिस्थितिकी रूप से संरक्षित द्वीपों पर खुशहाल और समृद्ध द्वीपवासियों के लिए एक संतुलित विजन अपनाने की आवश्यकता है और इसके लिए ऐसी परियोजनाएं जरूरी है जो रणनीतिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से लाभकारी हो और सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पारदर्शी हो। साथ ही साथ भारत की सामरिक चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाती हो। इस प्रकार की विकास परियोजनाओं को बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि जब हम लोग बीपीएससी में आंसर लिखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि हमें मैप बनाने की आवश्यकता होगी। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग दक्षिण भारत और थोड़ा प्रशांत महासागर को लेकर के इन द्वीपों को दिखा करके हम लोग निकोबार द्वीप विकास परियोजना को समझा सकते हैं। मलक्का स्टेट के साथ में एक तीर के माध्यम से इसको दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हमें इस प्रकार के डायग्राम बनाने की आवश्यकता होगी ताकि हम लोग ये समझा सके कि इसके क्या क्या घटक हैं। अगर हम लोग चाहें तो महत्व और लाभों को भी इस प्रकार के डायग्राम में एक एक शब्द में लिख करके समझा सकते हैं। बाकी आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।